Chalo class, very good evening. Let's start a new topic, that is force and pressure. Okay, so what is force? Now let's take an example. Suppose I want to ride a bicycle, right? मुझे एक साइकिल चलाना है. तो अगर मुझे साइकिल चलाना है तो हम क्या करेंगे, साइकिल के हैंडल को पकड़ते हैं और बस हम साइकिल को बोलते हैं क्या, चलो साइकिल, या हमें कुछ साइकिल पे कुछ एफर्ट्स एक्सर्ट करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है ना. तो हम क्या करते हैं, साइकिल पे बैठ जाते हैं, साइकिल के हैंडल को पकड़ते हैं और जो पेडल्स होते हैं वो पेडल्स पे हम क्या अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई फोर्स. तो हमने पेडल पे फोर्स अप्लाई किया, पेडल घूमना स्टार्ट करता है. पेडल टायर से कनेक्टेड होता है, राइट? तो जो व्हील्स होते हैं व्हील से कनेक्टेड होता है. तो हमने पेडल पे फोर्स अप्लाई किया, पेडल घूमना स्टार्ट होता है, साथ ही साथ वो चेन रोटेट होना स्टार्ट होता है और चेन से व्हील्स कनेक्टेड है, व्हील्स भी घूमना स्टार्ट करते हैं. और इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी मोशन में आ जाता है. इट मीन्स अगर हमें रेस्ट से मोशन में आना है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी पे, फोर्स. सिमिलरली मान लो हम साइकिल हमारी ऑलरेडी टॉप स्पीड पे है, वी वांट टू स्टॉप दैट साइकिल, राइट? तो हम क्या प्रेयर करेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट? तो अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स सिमिलर डायरेक्शन में होना चाहिए मोशन के या बैकवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. That force has to be applied in the backward direction. Okay? तो जब हम साइकिल को एक्सेलरेट करना है तो हम पेडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट? और वो साइकिल फास्ट मूव करता है. लेकिन अगर हमें साइकिल को स्टॉप करना है, इफ वी वांट टू स्टॉप अ बॉडी व्हिच इज ऑलरेडी इन मोशन, राइट, इन दैट केस वी अप्लाई फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? मतलब हम क्या अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई ब्रेक्स. हम क्या अप्लाई करते हैं, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, राइट? तो बताओ फोर्स क्या सिर्फ रेस्ट को मोशन में ला सकता है? नो, फोर्स रेस्ट को मोशन में भी ला सकता है और मोशन को रेस्ट में भी ला सकता है. सिमिलरली आप कार में ट्रैवल करते रहोगे, कार में देखा रहेगा आपने कि अगर आपको फास्ट जाना है तो आप ब्रेक को प्रेस करते हो या एक्सीलरेटर को प्रेस करते हो. अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत जल्दी पहुंचना है, कम टाइम में पहुंचना है, तो आप ब्रेक्स को दबाते हो या एक्सीलरेटर को प्रेस करते हो? वेरी गुड, आप एक्सीलरेटर को प्रेस करते हो. तो जब आप एक्सीलरेटर को प्रेस करते हो तो कार जिस डायरेक्शन में जा रहा है, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, हेंस द कार मूव्स वेरी फास्ट. बट इन केस यू वांट टू स्टॉप अ कार, अगर आपको कार को स्टॉप करना है या कार के स्पीड को कम करना है, डी एक्सेलरेट करना है, तो उस केस में आप क्या अप्लाई करोगे, आप ब्रेक अप्लाई करोगे. मैं चेक कर रहा हूं बहुत लोगों ने ब्रेक का स्पेलिंग गलत लिखा है. इट इज नॉट BRAKE. ओके, तो प्लीज वो ठीक कर लेना आप लोग. इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों ने ब्रेक का स्पेलिंग गलत लिखा है. BREAK, जो अभी आपको 20 मिनट्स का ब्रेक मिला था वो ब्रेक होता है. ओके, तो बताओ इन केस यू वांट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, राइट? तो उस केस में क्या होता है, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाता है. बट अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो हमें उसको स्टॉप करने के लिए वी अप्लाई अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन चेंज करते ही हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो चेंज हो जा रहे हैं. बॉडी के मोशन के सेम डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो बॉडी बहुत फास्ट मूव करता है. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंड इवेंचुअली द बॉडी स्टॉप्स, राइट? तो ये सब तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हो गए. बताओ क्या फोर्स और कुछ कर सकता है? हमने दो चीज तो डिस्कस किया कि फोर्स रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकता है और जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है उसको रेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है. क्या आपको लगता है फोर्स कुछ और कर सकता है? यस, अर्पित ने आंसर दिया, वेरी गुड. फोर्स शेप और साइज चेंज कर सकता है, राइट? अब जैसे कि ये एक बॉडी है, दिस इज अ सिंपल बॉडी. अब देखो मैं इस पे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, क्या किया मैंने इसके साथ, क्या किया, हमने इसका शेप चेंज कर दिया, राइट? डोंट ट्राई दिस एट होम. ठीक है, तो मैंने बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया और मैंने क्या किया, इसे कॉम्प्रेस कर दिया. तो बताओ फोर्स रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स. सेकेंड, इट कैन स्टॉप अ बॉडी, मतलब जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है वो उसे स्टॉप कर सकता है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज भी बॉडी का चेंज कर सकता है. अगर आपको घर पे एक्सपेरिमेंट करना है तो आप पेन को थोड़ा सा, पेन का शेप और साइज चेंज करके बताओ. ठीक है, नहीं ऐसे मत करना, मैं मजाक कर रहा था, राइट? अच्छा, और क्या कर सकता है फोर्स, और क्या कर सकता है? वेरी गुड.
फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो, आप अगर साइकिल से जा रहे हो स्ट्रेट लाइन में, अचानक से आपको लेफ्ट में जाना है, राइट, तो आप हैंडल को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करोगे। जैसे आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, साइकिल भी लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अचानक से अगर आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, तो आप हैंडल को कहाँ मूव करते हो? टुवर्ड्स राइट। क्रिकेट में आप देखते हो कि बॉल एक डायरेक्शन से आता है, अगर हम बैट को किसी और डायरेक्शन में रखेंगे तो बॉल उसे हिट करके किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, लाइक दिस, राइट। तो बताओ, बैट ने क्या किया? बैट ने बॉल पे एक फोर्स अप्लाई किया, जिस वजह से उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज। या आप देखते हो जब क्रिकेटर्स स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, तो बॉल इस डायरेक्शन में आता है, बैट्समैन ने ऐसे बैट को रखा है, तो यहां आया, हिट करके वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रेट ड्राइव, राइट। वो फिर तो उस केस में क्या कर रहा है? क्या बैट ने कोई फोर्स एक्सर्ट किया? बैट ने एक्सटर्नल फोर्स तो एक्सर्ट किया ही, बट वो फोर्स किसके लिए यूज हो रहा है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो बताओ, फोर्स का एक नॉर्मल बॉडी पे कितने इफेक्ट्स हो सकते हैं? फोर्स के 4 पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला, force can change the state of rest into state of motion. Second, force can change the state of motion into state of rest. Third, it can change the direction of an object. Fourth, it can change the shape or size of any object. But basically force होता क्या है? What is force? बहुत सालों पहले मेरा एक स्टूडेंट था जो बताता था फोर्स इज फोर्स बिकॉज इट इज फोर्स, राइट। बहुत सालों पहले, ठीक है। आजकल वो ऐसी बातें नहीं करता, अभी बड़ा हो गया है वो, राइट। कोई बताएगा व्हाट इज फोर्स? और मेरे स्टूडेंट के स्टाइल में डेफिनेशन मत देना, कुछ और सोचो। व्हाट इज फोर्स? तो अब जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, वेरी गुड आशमन, राइट, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, इन सारे पॉइंट्स को क्लब करके हम इसका एक डेफिनेशन बनाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्कूल टेक्स्ट बुक्स या अकॉर्डिंग टू क्लास 8 स्टैंडर्ड, फोर्स को बहुत डीपली उन्होंने डिफाइन नहीं किया, थोड़ा ऊपर ऊपर से डिफाइन किया। तो स्कूल में तो जो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, आपको वही लिखना है। तो लिखो फोर्स के बारे में, फोर्स इज अ पुश और अ पुल, फोर्स इज अ पुश और अ पुल तनय, आंसर गलत है जो आपने मुझे भेजा है, तनय। इनफैक्ट आपने जो आंसर भेजा है ना, जब मैं 8 स्टैंडर्ड में था, मैंने भी यही आंसर दिया था। ओके, फोर्स एंड प्रेशर दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। फोर्स इज नॉट प्रेशर, दोनों अलग अलग होता है। तो लिखो, फोर्स इज अ पुश और अ पुल, force is a push or a pull, force is a push or a pull that can be applied on an object, that can be applied on an object. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, what is force? Force is a push or a pull that can be applied on any object. okay, अब इसका सेकंड पॉइंट लिखो, force is a physical quantity. Please write the second point. Force is a physical quantity. Force is a physical quantity. Force is a physical quantity which can change. Force is a physical quantity which can change, which can change or tends to change. Spelling of tend is this. Force is a physical quantity which can change or tends to change, which can change or tends to change. यहां तक लिखा सबने? ठीक है, which can change or tends to change the state of rest, the state of rest, the state of rest or uniform motion, or uniform motion, which can change the state of rest or uniform motion or shape, or shape, or shape and size, the state of rest or uniform motion or shape and size or direction of an object.
or direction of an object. Force is a physical quantity which can change or tends to change the shape or size or direction or motion or rest or state of rest of an object. Yes, लिखा सबने यहां तक? Yes or no? सबने लिखा? राइट? तो ये इस तरीके से, लेकिन स्कूल में आपको फर्स्ट वाला पॉइंट ही लिखना है बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में वही दिया है. सेकंड मैंने आपको समझाने के लिए बताया. इनफैक्ट सेकंड वाले पॉइंट से हम लोग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में भी वही पॉइंट्स आएंगे विद एग्जांपल्स. ओके, चलो क्लास, अब हम बात करेंगे फोर्स के यूनिट के बारे में. अच्छा, तो इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में ये एक एग्जांपल लिया था, फोर्स इज -10 न्यूटन. तो इसमें जो फोर्स है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन क्या है उसका यूनिट? व्हाट इज 10? 10 को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. 10 को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. और माइनस को क्या बोलते हैं हम? माइनस को हम बोलते हैं डायरेक्शन. तो अगर मान लो एक बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, एक बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट. ओके, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फोर्स इज 10 न्यूटन इन ईस्ट? तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, फोर्स इज -10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट? ओके, मतलब फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट पे है, तो ईस्ट को मैंने पॉजिटिव लिया, तो वेस्ट को मैं कैसे डिनोट करूंगा? नेगेटिव से. तो बताओ, वेस्ट की तरफ नेगेटिव फोर्स है, मतलब उसका मतलब तो सेम ही हुआ ना. ये दोनों का मतलब क्या है? सेम. ये राइट हैंड साइड पर है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड का नेगेटिव क्या होगा? व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस? प्लस. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेनेवर, जैसे मैं आपको बोलूंगा फोर्स अप्लाई करो, तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा मैं कि सर पुश है या पुल है. अगर पुश पॉजिटिव लिया तो पुल क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और अगर पुल को पॉजिटिव लिया तो पुश क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ओके, यस आशमन, आप डाउट पूछ सकते हो. Sir, you said that force is a physical quantity which can change or tends to change the state of rest or uniform motion. Yes. हम सब में और क्यों लिख रहे हैं? एंड क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप एंड भी लिख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे ये सारे इफेक्ट एक साथ आ जाए. कभी कभी सिर्फ शेप और साइज चेंज होता है, कभी कभी वो रेस्ट से सिर्फ मोशन में आता है, तो हमें एट अ टाइम ये सारे इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते. ओके, तो इसलिए मैंने और लिखा है. तो या तो आइदर ऑफ द इफेक्ट होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू एफर्ट्स होगा. ओके, थैंक यू सर. यस, ठीक है. यस वेदांत, क्या डाउट है आपका? वेदांत सर आप वापस समझा सकते हैं ये वाला ईस्ट और वेस्ट वाला? ईस्ट, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि आप राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो, राइट, और आपका मैग्नीट्यूड है 10, आप 10 के साथ टुवर्ड्स राइट जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि कोई किसी के -10 का मतलब फिर क्या होगा? तो -10 मतलब आपके मोशन के ऑपोजिट. तो अगर एक बॉडी टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है 10 न्यूटन के साथ, तो -10 का मतलब क्या होगा? तो फिजिक्स में नेगेटिव साइन मींस व्हाट? राइट. तो अगर आप रास्ते में आगे की तरफ जा रहे हो, तो जो भी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड को आप क्या कंसीडर करोगे? नेगेटिव. यस सर. समझ में आया क्लास ये? तो इफ अ बॉडी इज मूविंग, if a force of 10 न्यूटन is applied in the east direction, तो -10 न्यूटन का मतलब क्या होगा? -10 न्यूटन is applied in the west direction. और पता है किसको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, सब आपके ऊपर है. अगर आप कंफ्यूज हो गए कभी भी, तो सबसे बेस्ट तरीका है कोऑर्डिनेट सिस्टम. डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव. नंबर लाइन वगैरह में होता है ना, वैसे ही. फिर डिस्टेंस मेजर्ड above the number line is taken as positive and distance measured below the number line is taken as negative. नहीं तो आप राइट लेफ्ट कुछ भी, जो आपको, अगर आपको राइट साइड को प्लस मानना है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट को पॉजिटिव मानोगे तो राइट क्या हो जाएगा? नेगेटिव. इन जनरल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, तो बेस्ट है कि राइट को पॉजिटिव मानो, लेफ्ट को नेगेटिव. ओके, अच्छा, और कभी कभी हो सकता है कि आपने अगर राइट और लेफ्ट
अपने मन से अगर कंसिडर किया तो आपको आंसर गलत आ सकता है। तो क्या आपका आंसर गलत होगा? नहीं, वो साइन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, आपने डेफिनेशन लिखा ना अभी? चलो लिखो, फोर्स के यूनिट के बारे में लिखते हैं, फिर ये एग्जांपल हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस एग्जांपल को। ओके, लिखो, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI इंटरनेशनल सिस्टम है, राइट? SI इज इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल सिस्टम। और ये किन लोगों ने दिया था हमें? ये फ्रेंच लोगों ने दिया था, फ्रांस के लोगों ने दिया था। सो दिस इज अ फ्रेंच सिस्टम as well as an international system which is internationally universally accepted. What is the full form of CGS? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहां लेंथ सेंटीमीटर में आएगा, मास ग्राम्स में आएगा और टाइम सेकेंड्स में रहेगा। और SI सिस्टम में मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केजी। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर। और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स। ओके, तो बताओ, इन SI सिस्टम, the SI unit of force is given by this, न्यूटन। क्या न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है? यस। तो जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है उनका फुल फॉर्म हमेशा स्मॉल होता है और उनका सिंबल हमेशा कैपिटल होता है। The units that are named after a scientist, right? Yes. हाँ तने, मॉड्यूल में जो मैंने नोट्स आपसे शेयर किया है ना, तो उसमें सेकंड की जगह गलती से साउंड हो गया है, तो प्लीज वो करेक्शन कर लेना पेज नंबर 2 में। ओके, तो SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन। और इसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल। और CGS यूनिट ऑफ फोर्स को हमने एक नया नाम दिया, इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। इसको हमें बोलना है डाइन। प्लीज इसको डाइन ही बोलना, कुछ और मत बोलना, नहीं तो डर लगेगा आप लोग को। ओके, अब आपको पता है इनके बीच का कन्वर्जन कितना होता है? जैसे मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्जन होता है, किलोमीटर और मीटर में होता है, फिर सेकेंड्स और आवर्स में होता है। तो सिमिलरली न्यूटन और डाइन का कन्वर्जन मैं अभी आपको बता देता हूं, बट ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, वो एडिशनल पार्ट होगा, राइट? इसलिए मैं लास्ट में कराऊंगा उसे। तो इसका कन्वर्जन होगा 1 न्यूटन इज दिस मेनी डाइन। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन? जैसे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 millimeter. Similarly, 1 Newton is how many dyne? 10⁵ dyne. Right? Yes, Ayushman? Dyne is the CGS unit of force. What is dyne? Dyne is the CGS unit of force. Okay, तो dyne किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो इसीलिए हम उसको फुल फॉर्म में लिखते हैं। उसका कोई शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है, कोई सिंबल भी नहीं है, उसका फुल फॉर्म ही है, स्मॉल में लिखते हैं। ओके, सो 1 न्यूटन कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट 200 dyne into Newton. Please write a question. Question is convert 200 dyne into Newton. Very simple. इस पर पूछ रहा हूं। Convert 200 dyne into Newton. Convert 200 dyne into Newton. चलो सॉल्व करें। क्या आपने इसको नोट किया, यूनिट ऑफ फोर्स को? यस और नो? यस। हमारा क्वेश्चन है 200 dyne into Newton. तो बताओ, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन? 10⁵ डाइन।
तो मैं लिखूं 1 डाइन इज 1/10⁵ न्यूटन. इज दिस करेक्ट? हाँ, इस क्वेश्चन में मैं आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं. जब भी हम कन्वर्जन की बात करते हैं ना, कन्वर्जन में यूनिट्स नहीं, कन्वर्जन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम, नो डायरेक्शन. ओके, इज इट करेक्ट? अब 1 डाइन इज 1/10⁵ न्यूटन. करेक्ट. 1 डाइन कितना होता है? 1 डाइन इज 1/10⁵ न्यूटन. लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 200 डाइन कितना होता है. बताओ, 1 को अगर 200 बनाना है तो 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट हमें मैथ्स क्या सिखाता है कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे सेम चीज हमें राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा ताकि हम बैलेंस बना पाए. तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे 200 चाहिए तो मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा LHS को. तो सिमिलरली टू मेंटेन अ बैलेंस हम 200 को राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो कितना हो जाएगा? 200 into 1 डाइन is equals to 1/10⁵ न्यूटन into 200. क्या ये दोनों करेक्ट है? मैं सिंपल मैथ्स कर रहा हूँ. एक सिंपल मैथ्स. 1 डाइन इज 1/10⁵ न्यूटन तक मैं लेकर आ गया. अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में पूछा है 1 डाइन नहीं, हमको 200 डाइन चाहिए. तो हमने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया. और लेफ्ट हैंड साइड पे 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा हमें. तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 200 डाइन. अब देखो यहाँ पर ये सब नंबर्स को एक साथ रखते हैं, यूनिट्स को साइड में रखते हैं. 200 अपॉन ये 10⁵ है ना, मतलब 5 जीरोस है. मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 दिस मैनी न्यूटन. देखो जीरो जीरोस कैंसिल करना, तो बचेगा क्या हमारे पास? 1/500 न्यूटन. कितना बचा हमारे पास? 1/500 न्यूटन. आप आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो आपको ये एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना. सिंगल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है. तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.002 न्यूटन. कितना मिलेगा आपको? क्योंकि देखो 1/5 कितना होता है? 0.2, लेकिन नीचे 2 और जीरोस है तो 2 और जीरोस आ जाएंगे 0.002. तो बेस्ट होता है कि इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिखो 0.002. ओके, तो न्यूटन बड़ा है या डाइन बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? न्यूटन ग्रेटर है या डाइन ग्रेटर है? न्यूटन इज ग्रेटर देन डाइन. ऑब्वियसली मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है. एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो सीजीएस सिस्टम से बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? वो ग्रेटर होते हैं. ओके, तो आई होप ये क्लियर है. ठीक है. एंड ऑलवेज राइट कैपिटल N because this unit Newton is being named after a scientist. So always write the symbol in capital. ओके, ये साइंटिस्ट लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए होता है. कल को आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट बनेंगे तो आप लोग अगर कुछ नए नए फिजिकल क्वांटिटीज बनाओगे अगर, तो आपका भी ऐसा कैपिटल में आएगा आगे. ठीक है. चलो अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो एक तरीके से इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हमने कर लिया है. तो बताओ फोर्स एक बॉडी पे कितने इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है? 1 2 3 4. हाउ मेनी इफेक्ट्स? 4, right? It can change the state of rest into motion. It can change the state of motion into rest. It can change the shape or size of any object. And fourth is it can change the direction of any object, right? तो आपका होमवर्क है, you have to write at least 2 examples for all the effects. So force can possibly produce 4 effects on a body. You have to write 2 examples each. For each effect you have to write 2 examples. क्या ये हो सकता है? Yes, right? तो मैंने जो आज पीडीएफ शेयर किया है ग्रुप पे, पहले भी शेयर किया था, सेम पीडीएफ आज भी शेयर किया है. और बीच में जो अनवांटेड पार्ट थे वो मैंने एलिमिनेट कर दिया बुक से, राइट? तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो, बट ट्राई टू क्रिएट योर ओन एग्जांपल्स. अपने खुद के एग्जांपल्स बनाओ और वो डिस्कस किया करो, राइट? और सोचो कि आपके घर में या आसपास में जो हो रहा है ना, उनसे रिलेटेड आप जो एग्जांपल्स लिख सकते हो वो सबसे बेस्ट रहेगा. ओके, चलो अब हम एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स.
व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स? तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूं. This is an object which is kept on a surface and object का मास कितना है m. मैंने यहां से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और यहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. तो बताओ नेट फोर्स कितना हो गया? आप नाम दे दो कि F1 is 10 न्यूटन, F1 is 10 Newton in this direction and F2 is also 10 Newton in this direction. Now my question is, do you think the magnitude of F1 and F2 is same or different? What do you think about the magnitude? मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ. सेम? क्या मैग्नीट्यूड में हम कभी डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं? नो. मैग्नीट्यूड सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 10. बट एक 10 न्यूटन राइट की तरफ लगा तो इसको मैं +10 ले लेता हूं, राइट? तो जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम वेदांत क्या कंसीडर करेंगे? यस वेदांत, अगर ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में है तो सामने वाला 10 न्यूटन +10 होगा -10 होगा? वेरी गुड. क्या होगा वो? -10. तो मैं लिखूं नेट फोर्स इज F1 + F2. बट F1 + 10 प्लस, क्योंकि हम टोटल फोर्स में सब कुछ ऐड करते हैं, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी हैव टू टेक कंसीडर द डायरेक्शन एज वेल. तो यहां पर ये जो 10 है, दिस इज 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. तो अगर हमने राइट को पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो आंसर कितना आया? 0 न्यूटन. अच्छा 0 न्यूटन है, मतलब ये बॉडी का डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. कुछ डायरेक्शन नहीं है ना. तो ऐसे केस में हम बोलेंगे आर्बिट्ररी डायरेक्शन. क्या बोलेंगे हम उसे? नो डायरेक्शन का एक और नाम है. नो डायरेक्शन का एक और नाम है आर्बिट्ररी. इट हैज एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन. जैसे कि नंबर लाइन में जीरो जो होता है ना, जीरो इन अ नंबर लाइन या कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो जीरो होता है ना सेंटर पे, देखो ये नंबर लाइन जीरो, तो ये जीरो का डायरेक्शन क्या है? ये जीरो का आर्बिट्ररी डायरेक्शन है. ARBIT स्पेलिंग है, ARBIT. बट ये 11th-12th में कॉमनली यूज होता है ना. 8th 9th 10th में कोई पूछेगा भी नहीं इसके बारे में. ये आपको नॉलेज के लिए मैं सर बता रहा हूं. देखो ARBIT, RARY, आर्बिट्ररी, राइट? तो बताओ बैलेंस्ड फोर्स क्या कर रहा है बॉडी पे? A body is said to have balanced force if net force acting on the body is 0. So please write the definition of balanced force. देखो, a body is said to have balanced force if net force acting on the body is 0. If net force acting on the body is 0. If net force acting on the body is 0. अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा तो क्या रेस्ट मोशन में आ सकता है? अगर एक बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा, सो डू यू थिंक रेस्ट में जो बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पर है, क्या वो मोशन में आ सकता है? नो. क्या अज्यूमिंग कि ये बॉडी ऑलरेडी मोशन में था और फिर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट किया, अज्यूमिंग कि ऐसा मार्कर ऑलरेडी मूव कर रहा है और दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या ये रुक सकता है? नो. तो बैलेंस्ड फोर्स ना ही रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकता है, ना ही मोशन को रेस्ट में. बट बैलेंस्ड फोर्स एक चीज कर सकता है, अगर काफी देर तक से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा इस पे, तो अ पॉइंट विल कम जब ये थोड़ा सा क्या हो जाए, क्रश हो जाएगा ना, अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स काफी देर तक एक्ट करेगा इस पे. यस और नो? तो बैलेंस्ड फोर्स एक चीज कर सकता है, इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो प्लीज लिखो बैलेंस्ड फोर्स. Don't worry about definition. Definition is given in the PDF which I have shared in group. You will get all the definition and examples in that PDF. Okay, so don't worry about definition. देखो balanced force can only change the shape or size of any object. Balanced force सिर्फ shape और size ही change कर सकता है. Balanced force can only change the shape or size of any object. और आगे आप लिख सकते हो for your convenience, it cannot change rest into motion or motion into rest.
ओके अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हो, वैसे ये अंडरस्टूड है बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन मैं डिक्टेट करता हूँ। डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेड टू हैव बैलेंस्ड फोर्स if net force acting on the body is zero. If net force acting on the body is zero. अगर आप ये नोटबुक में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। A body is said to have balanced force if net force acting on the body is zero. और बैलेंस्ड फोर्स सिर्फ शेप और साइज ही चेंज कर सकता है, मतलब 4 इफेक्ट्स में से बैलेंस्ड फोर्स सिर्फ एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा बॉडी पे। अंडरस्टूड? ओके, so tomorrow we will study about unbalanced force. In fact आप अभी भी गेस कर सकते हो unbalanced force क्या होना चाहिए करके। बताओ क्या होना चाहिए? एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स है, दूसरी तरफ से 3 न्यूटन का फोर्स है, तो बताओ नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? राइट, मतलब क्या सेम डायरेक्शन में फोर्स है? नो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होता तो भी ये अनबैलेंस्ड होता। ओके, तो देखो 10 लिया, 10 माइनस 3 7 न्यूटन। बताओ इसमें डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, लेफ्ट और राइट? डू यू थिंक डायरेक्शन इज पॉसिबल इन दिस केस? यस, बिकॉज आंसर इज नॉट जीरो। तो आपने किसको पॉजिटिव लिया था, राइट को पॉजिटिव लिया था या लेफ्ट को पॉजिटिव लिया था? आपने किसको पॉजिटिव लिया था? आपने राइट वाले फोर्स को, मतलब F1 को पॉजिटिव लिया था, विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। तो आपने राइट को पॉजिटिव लिया था और आपको आंसर भी पॉजिटिव आया, मतलब योर आपने जो डायरेक्शन कंसीडर किया था दैट डायरेक्शन वाज करेक्ट। तो ये हो जाएगा 7 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, या 7 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, या 7 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। ओके, अंडरस्टूड? तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? अनबैलेंस्ड, अ बॉडी इज सेड टू हैव अनबैलेंस्ड फोर्स इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो। ओके, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है? क्या वो रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकता है? यस। क्या वो मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर सकता है? यस। तो योर होमवर्क इज आपको बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स तक आज ज्यादा नहीं 15-20 मिनट्स का टाइम निकाल के पढ़ के रखना। 15-20 मिनट्स पढ़ो ताकि कल का लेक्चर में आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। ओके, चलो, थैंक यू क्लास।